This call is being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स की दूसरी वीडियो है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम उनके क्वेश्चंस हल कर रहे थे। ये आपके सामने एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और आपको कैसे पता चला कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसकी वो ग्राउंड की हुई है, वो इस्तेमाल ही नहीं आप कर रहे, उसको अपने 0 वोल्ट पे रखा हुआ। अच्छा, अब देखें, एक चीज हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट पी इज रेफर्ड टू एज वर्चुअल अर्थ। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, हमने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। दोबारा मेंशन कर देते हैं कि हम कहेंगे कि ये पॉइंट क्यू जो है, पॉइंट क्यू का पोटेंशियल 0 है क्योंकि कनेक्टेड टू द ग्राउंड है, और पी और क्यू का जो डिफरेंस है वो फ्यू माइक्रोवोल्ट्स होता है। यानी पी जो है वो क्यू से फ्यू माइक्रोवोल्ट्स अबव या फ्यू माइक्रोवोल्ट्स बिलो होगा। अब अगर Q 0 है तो P जो है 0.000001 वोल्ट या 2 वोल्ट या 3 वोल्ट या 10 वोल्ट 0.00, यानी तो उसको फिर आप ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं। VP माइनस VQ का जो डिफरेंस है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये डबल दो लाइनें मॉड साइन करती है, मतलब ये हमेशा 10 रेज टू पावर -6 वोल्ट्स के लेवल पर होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोवोल्ट्स। अब VQ अगर 0 है तो VP will remain equal to around 10 raised to power -6 volts, few microvolts आप कह लें इसको। यहाँ पर आप लिख लें few microvolts। और बेटा आप यू अप्रोक्सीमेटली उससे कि यार ये माइक्रोवोल्ट्स तो बड़े छोटे हैं, तो ऑलमोस्ट आप इसे 0 कह देते हैं। ये कहते हैं, इसे कहते हैं वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद आपने कहा डिराइव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 फॉर द गेन ऑफ सर्किट, यानी ये प्रूव करना कि इसका गेन जो है वो V in V out ओवर माइनस V ओवर V in इज इक्वल टू -R2 ओवर R1। ये हम पिछली वीडियोस में प्रूव कर चुके हैं। वही अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट वन पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया था, और उसके बाद आगे एक अप्रोक्सीमेशन नंबर 1 थी कि जी इनपुट इम्पिडेंस बड़ी हाई है। मैं उसको जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगाता उसमें। ये चीज़ देखें आप कि यहाँ से आपने ले लिया करंट I1, यहाँ से करंट I3 और ये करंट I2, और आपने कहा जी KCL एट P लगा दें, किरचॉफ्स करंट लॉ एट पॉइंट P। तो I1 बराबर है I2 प्लस I3 के। फिर आपने कहा जी इनपुट इम्पिडेंस तो बहुत हाई होती है, तो इसलिए I3 निग्लेजिबल है, उसको इग्नोर कर दिया, तो ये I1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I2 हो गया। इसमें आपने I3 को अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर दिया। ये आपकी अप्रोक्सीमेशन नंबर 1 होगी। आपने एक अप्रोक्सीमेशन ली है। उसके बाद इसके ऊपर आपको पता है V in माइनस VP ओवर R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VP माइनस V आउट ओवर R2। फिर आपने कहा जी अप्रोक्सीमेशन नंबर 2 आपकी आई कि VP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो गया आपका, तो ये V आउट और V इन जो है -R2 ओवर R1। ये आपने पहले प्रूफ किया है पिछली वीडियो में। मैंने जल्दी से कर दिया। अच्छा जनाब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से शुरू हो रहा है। ये आपने पिछली वीडियो में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है एंड टोटली न्यू थिंग। ये देखें R2 ओवर R1 4.5, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। और ये देखें कि इसकी आउटपुट जो है ना वो है -9 और +9, ये ध्यान में रखिए। इसका मतलब ये है कि आउटपुट जो है वो 9 से बड़ी नहीं हो सकती और -9 से छोटी नहीं हो सकती। आपको पता है कि आउटपुट जो है, जाहिर है आप जो वोल्टेज आउटपुट के लिए एनर्जी या तो यहाँ से लेते हैं
या यहाँ से लेते हैं। तो जब आपको एनर्जी देने वाले ही लिमिटेड हैं, उनकी वैल्यू ही 9 और -9 है, तो आउटपुट आपकी -9 और 9 के बीच में। और अब देखें R2 ओवर R1 4.5, R2 ओवर R1 4.5 है। इन दोनों बातों को लेकर यहाँ नीचे आ जाए, ये आपको एक इनपुट एक सिग्नल दिया गया, एक इनपुट का सिग्नल। ये देखें, आपको कैसे पता चला ये इनपुट का सिग्नल? यहाँ लिखा हुआ है वी इन, ठीक है, ये लिखा हुआ है जहां पर कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज देखें कि इसकी ये वाली वोल्टेज वैल्यू कितनी है। ये वाली वैल्यू जो है इसकी, अगर आप नोट करें तो वो 3 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये एक बात ध्यान में रखें कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब है कि इनपुट पे पॉजिटिव वोल्टेज हो तो ये आउटपुट पे नेगेटिव वोल्टेज बना देता है, ठीक है। ये बात जहन में होनी चाहिए। और गेन इसका देखें, ये वैल्यू 4.5 है। इसको जहन में रखकर यहाँ आ जाए। अब आप ये चीज देखें कि आपने पढ़ लिया कि जी वी आउट ओवर वी इन जो है वो -R2 ओवर R1 है। अब आपको पता है कि वी आउट ओवर वी इन जो है -R2 ओवर R1 की वैल्यू क्या होगी? R2 ओवर R1 की वैल्यू होगी 4.5। कहाँ दी हुई है? ये यहाँ दी हुई है, 4.5 दी हुई है। तो जनाब इसको आप कह लें 4.5 वोल्ट की होगी आपके पास। तो आउटपुट कितनी आएगी? ये -4.5 इंटू वी इन। ये वाली वी इन उठाकर हम इधर लेंगे, वहां डिवाइड करी थी, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आउटपुट को आप देखें, इनपुट, आप इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, यहां से मैंने देखी ये वाली, ठीक है कि नहीं? तो मैं देखना चाह रहा हूं कि आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है। 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जवाब आया जनाब -13.5। तो आप क्या आया? -13.5, ठीक है जी। 4.5 इंटू 3 -13.5 वोल्ट, ठीक है कि नहीं? तो अब आउटपुट को, ये है जी -13, ये जो नीचे देखें आप ग्राफ के बिल्कुल नीचे, और -13.5 इज समवेयर ओवर हियर। तो ये जो वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इनपुट की वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। अच्छा, आउटपुट पे जो वोल्टेज आनी चाहिए, आउटपुट पे जो वोल्टेज क्या है आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए। इस ये आउटपुट वोल्टेज होनी चाहिए एम्पलीफिकेशन के बाद। कौन सी? ये वाली वोल्टेज होनी चाहिए एम्पलीफिकेशन के बाद। ये वोल्टेज होनी चाहिए थी एम्पलीफिकेशन के बाद। यानी इनपुट अगर इस तरह से वेरी कर रही है, आउटपुट को इस तरीके से वेरी करना चाहिए था। लेकिन लेकिन आपको पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ इशू ये है कि उसकी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेजेस के बीच में रहती है। अभी आपने देखा था जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको यहाँ दिखाया गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उसकी यहाँ पर वोल्टेज +9 वोल्ट है सप्लाई वोल्ट, और ये वाली वोल्टेज -9 वोल्ट। तो इसका मतलब है आउटपुट जो है, आउटपुट जो है वो -9 और +9 के बीच में रहेगी। अच्छा, ठीक है। तो अब आप ये चीज देखो कि आउटपुट जो है वो -9 से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता। -9 इज समवेयर ओवर हेयर। ये लाइन हमने बना दी, इसे बोल्ड कर देते हैं। ये आउटपुट एक्चुअली ये होगी, आउटपुट एक्चुअली क्या होगी? यूं होगी। आउटपुट एक्चुअली किस तरह की होगी? ये आउटपुट होगी।
इसको कहेंगे जी आउटपुट। ये आउटपुट है तो जो मैंने रेड में की है, ठीक है ना। और यहां से आप कह लें कि ये इसकी सैचुरेशन रीजन है कि वो सैचुरेट हुई हुई आउटपुट। सैचुरेट सैचुरेशन क्या होती है, ये अगर आप मेरी वीडियोस में देखें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से रिलेटेड, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये चीज आ गई। तो आप इस तरह से इसका आउटपुट बना लेंगे और यूं ये क्वेश्चन नंबर 7 5 यहाँ खत्म होता है। अच्छा जी, ये चीज देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहता है जी कि नेगेटिव, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक पे हमारी एक वीडियो मौजूद है। बहरहाल ये आंसर यहाँ लिखा है और आंसर 3 कलर्स में लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट एडेड टू द इनपुट वोल्टेज एंड सिंस आउटपुट हैज एन ऑपोजिट साइन और फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, दिस एडिशन causes decrease in the voltage entering the inverting input of op amp। ये है जी डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा इसकी वजाहत कर देते हैं। ये देखें, इसको कहाँ एक्सप्लेन करें। इस जगह कर देते हैं। हाँ, इस जगह फीडबैक में होता क्या है, ये देखें। ये देखिए, अच्छा फर्ज करें कि आपने यहां से +5 वोल्ट सप्लाई किए, वो इस रेजिस्टर से गुजर कर जब यहाँ पहुंचे, इस रेजिस्टर से गुजर कर पहुंचे, तो लेट से वो +1 वोल्ट होगा। और लेट से उस +1 वोल्ट की वजह से यहाँ से एक्शन हुआ ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर से, और यहाँ जब उसकी एम्पलीफिकेशन हुई तो लेट से वो -10 वोल्ट होगा। नेगेटिव साइन इसलिए होगा कि जाहिर है आप जो पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ से जो इसका एक्शन हो रहा है यूँ जाकर वो इस ऑपरेशन एम्पलीफायर के थ्रू, वो ये नेगेटिव पोर्ट है, इसका मतलब ये साइन रिवर्स कर देती है। उस -10 वोल्ट्स के, उस -10 वोल्ट का कुछ हिस्सा तो आगे चला जाएगा, लेकिन उसका एक पोर्शन यहाँ आ गया और इस रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद लेट्स से कि वो जो यहाँ से हिस्सा आ रहा था -10, यहाँ तक -10 वोल्ट ही थे, लेकिन जब इस रेजिस्टेंस से गुजरे तो लेट्स से कि -0.5 वोल्ट रह गए। अब जब वो -0.5 वोल्ट यहाँ ऐड हुए तो वन माइनस ये मिलाकर कम हो। आप देखें, आप तो अपनी तरफ से वोल्टेज आउटपुट की इनपुट में ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपके इस ऐड करने से ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल वोल्टेज डिक्रीज कर गई है। तो फीडबैक ये चीज होती है, इनपुट वोल्टेज जो ही डिक्रीज, अब जब जाहिर है पॉइंट ये वाले 0.5 वोल्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर से एक्शन करेंगे, बाहर आएंगे, तो यहाँ मुमकिन है -0.5 वोल्ट आ जाए, तो आउटपुट बेटा क्या होगी, रिड्यूस होगी। आउटपुट क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है कि नहीं। तो ये आउटपुट यहाँ पर बेटा रिड्यूस हो जाती है नेगेटिव फीडबैक की वजह से। अगर आप इसी चीज को आप वो इनपुट वोल्टेज अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो फिर उसमें देखें क्या होगा। ये देखें, ये वो सर्किट है। सर्किट जो कि एक बाउंड्री है, तो इसलिए मेरा ये था कि इसको हम टोटली सेपरेट यूं दिखा देते हैं, ग्रीन बाउंड्री बना देते हैं। और ये जनाब, यहाँ इनपुट पर ये ब्लू में वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर इस जगह पर मैंने ये वोल्टेज लगा दी, ठीक है। ये वोल्टेज जब इस रेजिस्टेंस में से गुजरी, इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। लेट्स से कि वो हम यूं बना लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू है कम है, फर्ज करें यहाँ पर 5 वोल्ट था, तो यहाँ पर लेट्स से 1 वोल्ट होगी, ठीक है कि नहीं, उसकी पीक वोल्टेज, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके बना लेते हैं, या यूं कह लें
कि यहाँ टर्मिनल पी पे जो आपने वोल्टेज लगाई वो यूं थी, यूं, ये उसके 5 वोल्ट है। जब वो इस जगह पर पहुंची, इस जगह पर, ये जिसको आप पॉइंट ए कह लें, तो रेजिस्टर में से गुजर गया तो वो ये रह गया 1 वोल्ट। और ये बात ध्यान में रखें कि टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है। अगर मैंने वो गलत बना दिया था वो इस तरह से, वो वही रहेगा, टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ज़ाहिर है ये चीज, ये सिग्नल जब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर से होकर आएगा तो यहाँ ये एम्पलीफाई होकर ऐसे हो जाएगा, यूं हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये इन्वर्टिंग इनपुट पे लगा है, इन्वर्टिंग इनपुट पे लगा है। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है उसका पॉजिटिव हिस्सा वो नेगेटिव बन जाएगा, और उसका जो नेगेटिव हिस्सा है, जो इसका नेगेटिव हिस्सा है, वो इसका पॉजिटिव हिस्सा बन जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल इधर से यूं भी ट्रेवल कर रहा है और वापस भी जा रहा है। जब इस रेजिस्टर से गुजर कर ये यहाँ पहुंचा तो जो इधर से इस जगह पर जो वोल्टेज आ रही है आउटपुट वाली, वो यूं मुमकिन है डिक्रीज होकर यूं आ जाए, क्योंकि है तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है, और इसकी वोल्टेज है फर्ज करें -0.5 वोल्ट। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, इनपुट वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी, और डिक्रीज करके कितनी बन जाएगी, लेट्स से कि वो 0.5 वोल्ट हो जाती। और जब वो 0.5 वोल्ट होगा और ये वाला सिग्नल इसके अंदर से ट्रेवल करेगा, आउटपुट जो है वो खुद ही कम हो जाएगी। ये जी है कॉन्सेप्ट नेगेटिव फीडबैक, ठीक है कि नहीं। और यही चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है इसको। ये देखें, ये 3 लाइनें हैं। फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज एडेड टू, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज एडेड टू इनपुट वोल्टेज, ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या है जी, सिंस आउटपुट हैज अ साइन ऑपोजिट साइन और फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, दिस एडिशन कॉजेज डिक्रीज इन वोल्टेज एंटरिंग द इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ ऑप एम्प, ठीक है ना। ये जवाब इसका यहां तक है। इसका बेनिफिट क्या होता है जी, टू इफेक्ट्स ऑफ द नेगेटिव फीडबैक ऑन द गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो गेन इससे कम हो गया, गेन रिड्यूस हो जाता है। दिस इंक्रीजेस द बैंडविड्थ, गेन कांस्टेंट ओवर अ लार्जर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये मैंने इंक्रीज बैंडविड्थ पर मैंने काफी लंबा एक लेक्चर पीछे दिया हुआ है, वो आप वीडियो देखें उसमें आपको मिलेगा। और गेन इज स्टेबल सेल्फ लॉग्ड, लेस डिस्टॉर्शन इन आउटपुट वोल्टेज। ये मैंने उसमें नेगेटिव एडवांटेजेस ऑफ द नेगेटिव फीडबैक वाली जो वीडियो है उसमें ये चीज एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप इसको एक्सप्लेन दोबारा कर दें, तो मैं दोबारा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस जगह पर, खाली जगह पर, इस जगह को इसको मिटा देते हैं। ठीक है कि नहीं? अब मैं ये इनपुट की, इसकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 2 इनपुट्स हैं, एक इन्वर्टिंग, एक नॉन इन्वर्टिंग, और एक आउटपुट, ठीक है। इसको आपने ग्राउंड किया हुआ, ठीक है, इसको तो इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपने फर्ज करें एक सिग्नल यूं लगाया, ये सिग्नल लगाया, आउटपुट पर ये इसकी एम्पलीफिकेशन आ गई है, ठीक है कि नहीं। और देखें साइन भी उल्टा हो गया। अब ये वी आउट है, वी आउट की पीक वोल्टेज है, और ये वी इन की पीक वोल्टेज है। अब जब आप वी आउट को वी इन से डिवाइड करते हैं, आपके पास गेन आ जाता है। क्या आ जाता है, गेन आ जाता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर आ जाता है। अगर आपने कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं की हुई तो ये आपको पता है एक बहुत बड़ा वैल्यू थी, ट्रांसफर 5 था, जिसको आप AOL भी कहते थे। OL से मुराद है ओपन लूप गेन, यानी इसका मतलब था यहाँ से आपने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं की, इसलिए उसको ओपन लूप गेन कहते थे। अच्छा, फिर हमने नोट किया था, अगर हम इस इनपुट सिग्नल को थोड़ा सा चेंज कर दें, जरा ऐसे कर दें, इनपुट सिग्नल को ऐसे कर देने से क्या होगा, आपने उसका टाइम पीरियड कम कर दिया, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो आपने नोट किया कि यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल आया, उसकी जो आउटपुट बनी वो कुछ इस तरह की थी। वो एम्पलीफाई तो हुआ लेकिन पहले जैसा नहीं हुआ, पता चला, यानी एम्पलीफिकेशन तो हुई
एम्प्लीफिकेशन हुई लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है कि नहीं। आउट इससे पता ये चला कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को इतना अच्छा एम्पलीफाई नहीं करता। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी उसमें, हमने एक ग्राफ पढ़ा था, एक्स एक्सिस पर हमने ली थी फ्रीक्वेंसीज ऑफ इनपुट सिग्नल, फ्रीक्वेंसीज ऑफ इनपुट सिग्नल, और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया था जी गेन, वाई एक्सिस पर हमने ले लिया था गेन। और हमने एक ग्राफ पढ़ा था, वो ग्राफ कुछ इस तरह का था कि 10⁻⁵ गेन जो है, जो ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है 10⁻² से ज़्यादा बढ़नी शुरू होती है, आगे हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाती है तो गेन रिड्यूस होना शुरू होता है। पता चला कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाई नहीं कर सकता। तो हम अगर गेन को कम कर दें, नेगेटिव फीडबैक से गेन कम हो जाता है, गेन जब नीचे डिक्रीज कर जाता है तो फिर ये होता है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो सेम गेन के साथ एम्पलीफाई हो सकती हैं। ये बात थी जी एडवांटेजेस ऑफ द नेगेटिव फीडबैक। और बेटा जो छोटा गेन होता है ना, वो सेल्फ लॉक्ड होता है, यानी मीन्स कि वो स्टेबल होता है, उसमें माइनर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, जिससे आउटपुट सिग्नल जो है वो उसमें डिस्टॉर्शंस नहीं आती। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है अपनी वीडियो के अंदर पुरानी में, तो ये मैंने इसका जिक्र यहाँ कर दिया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद जनाब क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था आपसे कि an ideal op amp is incorporated into an ideal op amp is incorporated into the amplifier circuit shown in the figure 8.1। ठीक है, ये आपके सामने से नजर आ रहा है कि जनाब इसकी जो आपको पता है कि वी आउट ओवर वी इन जो है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है -R2/R1 के बराबर होती है। और ये -9600 ओवर 800 कर दें तो ये -12 आ जाए। अब ये -12 यहाँ हम ले आए इसको, ठीक है कि नहीं, और वी इन को यहाँ से उठाकर इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया आपके पास। तो ये चीज़ आपके पास, इसको ये पता चल गया हमें। अब आगे देखें कि उसने हमें ना दो इनपुट की वैल्यूज दी हैं। देखें उसने कहा है डिटरमिन द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस वी इन ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। ठीक है कि नहीं, ये मैंने इधर नहीं हल की, ऊपर ही हल कर दी है। उसकी एक वजह थी, मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा था कि देखिए जब इनपुट ये वाली वैल्यू है ना -0.1 वोल्ट, लेफ्ट से राइट साइड पे देखें आप जहाँ रेड लिखा हुआ है, तो इसको मैंने पुट कर दिया, इस वैल्यू इस जगह पर वी इन की जगह पुट कर दिया, तो मेरे पास आउटपुट आ गई 1.2 वोल्ट। तो ये बिल्कुल ठीक है, मैंने लिख लिया जी वी आउट 1.2 वोल्ट है। बेशक आप कहते हैं तो मैं यहाँ एंटर भी कर देता हूँ 1.2 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अब जो इसके बाद निचली वैल्यू थी ना ये वाली, ये जो +1.3 थी, इसको जरा गौर से देखें। जब मैंने यहाँ 1.3 वोल्ट पुट की, जब यहाँ राइट साइड पे बॉटम राइट पर आप देखें जहाँ ये कर्सर है, ये ग्रीन कर्सर एरो, ये देखिए ये +1.3 वोल्ट, ये +1.3 वोल्ट जो है जब इधर वी इन की जगह एंटर हुए इस जगह पर, तो ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हुए तो ये -15.6 वोल्ट हो गया। ये -15.6 वोल्ट हो गया। और आपको पता है कि आउटपुट के लिए इशू ये है कि आउटपुट जो है वो -6 और +6 से बड़ी नहीं हो सकती। आउटपुट -6 और +6 से क्या नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती, तो वो -6 वोल्ट पर ही आके रुक जाएगी। आउटपुट किस पर आके रुक जाएगी, -6 वोल्ट पर रुक जाएगी, तो सैचुरेट हो जाएगी। सो यू आर नॉट गोइंग टू आंसर व्हाट यू कैलकुलेटेड ओवर हियर, दैट वाज जस्ट टू इंश्योर कि सैचुरेशन हो गई है। और अब आपने ये -6 लिख देना है यहाँ पर आपका और ये साथ देखिए मैंने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये पिछले क्वेश्चन में भी आया था जब हम वो आउटपुट सिग्नल ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ आपने लिखना है -6 वोल्ट, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, अब वो कहता है जी कि द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज शोन इन द फिगर 8.1 इज कांस्टेंट। State one change that can be made to the circuit of figure 8.1 so that the amplifier circuit monitors light intensity level with the magnitude of the gain decreasing as the light intensity increases। इसका क्या मतलब है जनाब, ये देखें
आप इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इस रेजिस्टेंस की जगह पर आप एक LDR लगा दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो आउट, अब देखें ये जो LDR है वो यहां आ जाएगी, ये इस जगह पर आ जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ LDR, ठीक है कि नहीं। तो आप खुद देखें कि जब लाइट ज्यादा पड़ेगी इसके ऊपर तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि LDR के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जब उस पर इल्यूमिनेशन ज्यादा होती है, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ राइट साइड पे, देखें ऑप एम्प के साथ, ये रेजिस्टेंस ऑफ LDR डिक्रीज कर, रेजिस्टेंस ऑफ LDR क्या करती है, डिक्रीज करती है। मैं बाकी चीजें मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बाकी सब रेलेवेंट मिटा दूँ। जी, ये देखिए, अब इसमें इल्यूमिनेशन जब बढ़ती है, लाइट इंटेंसिटी जब इंक्रीज करती है, LDR की रेजिस्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये देखो, यहाँ आप इल्यूमिनेशन बढ़ा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर इल्यूमिनेशन और वाई एक्सिस पर रेजिस्टेंस ऑफ LDR, ये डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू इल्यूमिनेशन। बिल्कुल जीरो तो नहीं होती कभी भी, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस बताने का मतलब है कहना चाह रहे हैं कि सुपर कंडक्टर बन गई, सुपर कंडक्टर वो नहीं बनती, यहाँ तक आ रहे थे। तो अब अगर आप खुद देखें, अगर आपने वी आउट जो है, वी आउट ओवर वी इन जो है वो -RLDR ओवर R1 है। तो RLDR जब डिक्रीज करेगा तो ये चीज जो डिक्रीज करेगी तो इससे ओवरऑल उसका गेन डिक्रीज करेगा। जब उसका गेन डिक्रीज करेगा तो आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज करेगी। तो गोया लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से आउटपुट डिक्रीज करेगी। ये था इसमें सारा कॉन्सेप्ट। आए इससे आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल वायर स्ट्रेन गेज, यू मे ड्रॉ अ डायग्राम इफ यू विश। तो बेटा मेटल वायर स्ट्रेन गेज इस तरह का होता है कि ये उसके ऊपर एक प्लास्टिक केसिंग होती है। अच्छा, ये जितना मैं इस डायग्राम में बना रहा हूँ नहीं, असल भी इतना ही होता है जितनी, यानी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो। ये आम आप कह लें कि जो बड़ा रबड़ होता है ना जिससे आप मिटाते हैं, उसके साइज का ही होता है, ठीक है ना। यानी इसका साइज इतना ही है जितना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो ये इसका जनाब आपने बाउंड्री बना दी, ये इसकी प्लास्टिक केसिंग, ठीक है, ये इसकी प्लास्टिक केसिंग हो गई। ये इसके नीचे एक साइड पे ग्लू लगी हुई होती है, एक साइड पे क्या लगी थी, ग्लू, ताकि किसी भी चीज से चिपक जाता है, ठीक है। और ये हैं जनाब इसकी कनेक्टिंग वायर्स जो यूं आ रही है, ये ब्लैक में कनेक्टिंग वायर आ रही है, ये वायर बाहर जा रही है, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक। उसके बाद बेटा क्या होता है, यहाँ ये एक सॉफ्ट वायर है रेड में, ये एक वायर है, ये वायर है नरम मटेरियल की बनी हुई थी, ठीक है कि नहीं। अच्छा, और उसके बाद यही वायर यहां से यूं ऐसे आ रही है, यही वायर फिर यहां से यूं ऐसे होती है, फिर यूं चली जाती है, और फिर यही वायर यहां से बाहर निकल जाती है। आपने नोट किया कि ये रेड वायर है, इसकी ऐसे करके इसको आपने बनाया हुआ है। वो होता क्या, अच्छा ये जो इसका जो प्लास्टिक बाउंड्री है ऊपर ब्लू में, ये इतनी रिजिड प्लास्टिक नहीं है, यानी बड़ा स्टिफ प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। अब आप फर्ज करें कि इसको आप किसी जगह पर, फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ कि ये एक टेबल है, ठीक है कि नहीं। यहाँ से आपने इसके साथ ये एक मेटेलिक बार लगाई हुई है, ठीक है ना, ये मेटेलिक बार है। ये जी क्लैंप है, ठीक है ना, ये जी क्लैंप है और ये मेटेलिक बार है।
और मेटेलिक बार के साथ आप बेशक यहाँ पर ना कोई सुराख करके यहाँ वजन लटकाना शुरू करो। अब इससे क्या होगा, ये जो मेटेलिक ये बार है ये बेंड करना शुरू हो जाएगा। बेंड करेगी तो आप इसकी बेंडिंग मॉनिटर करना चाहते हो। आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, मैं सारा ज़ाहिर खूबसूरत नया तो नहीं बना सकता, मैं इसको एक डब्बे से शो कर देता हूँ। वो आप स्ट्रेन गेज यहाँ कनेक्ट कर दें, इसके साथ इधर जोड़ दें। नोट करें कि स्ट्रेन गेज के अंदर ये वायर्स इसी तरह से लगी हुई हैं, यूँ, ठीक है कि नहीं। और ये उसकी जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो यूँ बाहर आ रही हैं, और उसकी कवरिंग जो है वही ब्लू वाली हम बना देते हैं साइड से। ये वो चिपक फौरन जाता है क्योंकि उसके साइड पे ग्लू लगी हुई है। अब होगा क्या, जब ये बीम जितना बेंड करेगी तो इस बीम की बेंडिंग से इसकी ये वाली जो लेंथ है, ये पोर्शन है ए बी, वो यानी यहाँ अगर फर्ज करें ए है, यहाँ बी है, तो वो एक्सटेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इंक्रीज करेगा। तो स्ट्रेन गेज को इस तरह से दोनों साइडों से, ये स्ट्रेन गेज है ना, इसको इस तरफ फोर्स लगेगा और इस तरफ फोर्स लगेगा। जब ये इस तरफ फोर्स लगेगा इसको, तो स्ट्रेन गेज की लेंथ भी लंबी होगी। उसके अंदर जो ये रेड वायर है इसकी ये भी लंबी हो जाएगी। आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी वायर को जब आप खींच के लंबा करते हैं उसकी लेंथ इंक्रीज करती, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करता है, और इन दोनों फैक्टर्स की वजह से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। तो जब उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, आप बेशक यहाँ पर एक ओहम मीटर लगा लें, और वो ओहम मीटर जो है वो डिसाइड करेगा कि वो उसकी रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस को मॉनिटर करके वो आपको बताएगा कि जनाब यहाँ पर ये स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अगर स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो इसका मतलब स्ट्रेन गेज एक्सटेंड हो रहा है, और अगर स्ट्रेन गेज एक्सटेंड हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो जो जिस चीज़ के साथ कनेक्टेड है वो बेंड हो रही है या वो भी लंबी हो रही है। अब ये जो स्ट्रेन गेज था ना, स्ट्रेन गेज ये जो अभी आपने ये पढ़ा है स्ट्रेन गेज, इसका इस तरह का, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है कि इस तरह से वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अच्छा, अब ये देखें, ये देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इस तरह का सर्किट हमने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया हुआ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया हुआ, जिसमें आप देखें दोनों इनपुट्स इस्तेमाल हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। हमने ये वाली चीज़ें बच्चों को नहीं कराई गई, ठीक है। लेकिन खैर ये इतना मसला नहीं, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं। हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये स्ट्रेन गेज है, यहाँ पर ये देखें, ये स्ट्रेन गेज है, ठीक है कि नहीं। और जब इस पे कोई स्ट्रेन नहीं होती, यानी इस पे कोई बोझ नहीं होता, यानी इस पे कोई इसे यूं और यूं खींच के लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है ना, कोई साइड वाइज पुल नहीं कर रहा, उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस 125 ओम है। ये मैंने लिख दिया नॉट स्ट्रेन। और फिर बताया कि जब इस पर इस तरफ को एक फोर्स लगता है नीचे की तरफ, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, और ये इसको कोई बंदा खींच के लंबा करने की कोशिश करता है किसी भी फैक्टर से, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ के 128 ओम हो जाती है, और यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेन। ये वैल्यू नीचे आगे टेबल में दी हुई है, मैंने जानबूझ के इसको फिगर पे लिख दिया ताकि मैं ज़ाहिर है जब मैं उधर नीचे जाऊंगा तो फिर ऑपरेशन एम्पलीफायर आपके सामने नहीं होगा, तो इसलिए फिर मसला होता है देखने। ये देखें, ये उसने उसका फार्मूला लिखा है कि जी वी आउट जो है V1 और V2 से इस तरह से रिलेट हो रही है, RF और R जो है वो क्या है उसका बारे में उसने पूछा है। फिर आगे उसने बताया जी कि स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस 125 ओम होती है व्हेन नॉट अंडर स्ट्रेन, और वो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 निकालें कि आउटपुट जो है वो 0 हो। और फिर वो कहा उसने कि जी वो 128 ओम हो गई है, RF ओवर R12 है, तो अब आप V आउट निकालें। यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। बज़ाहिर इसको देख के बंदे को बड़ा खौफ महसूस होता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन कैसा है, मेरे से होगा या नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे नॉर्मल क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान है। जो आगे पेज में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ लिख ली है। ये देखें, ये आपको उसमें वी आउट जो है, ये वी आउट है जो यहाँ आ रही है, और वो V2 यानी वो वोल्टेज जो यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, और वो वोल्टेज जो इस जगह लगी, दोनों इनपुट्स पे जो वोल्टेजेस लगी हुई हैं उनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर रहा है एक नंबर से, RF ओवर R। पेपर में उन्होंने पूछा है कि RF ओवर R क्या है, तो इसका जवाब है ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, ये गेन ऑफ द ऑप एम्प है, यानी दोनों वोल्टेजेस की इनपुट वोल्टेजेस के डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता है। तो वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस। अगर आपने वीडियोस देखी हैं पीछे मेरी,
तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आ जाती है बात के क्या कहते हैं, उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मैं चाहता हूं कि आउटपुट 0 हो। पहला क्वेश्चन है कि जब स्ट्रेन गेज 125 ओम पर हो, जब स्ट्रेन गेज 125 ओम पर हो तो आउटपुट 0 हो। ये पेपर में नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? अब आउटपुट ये 0 तब होगा, ये आउटपुट 0 तब होगी जब दोनों वोल्टेजेस बराबर हों। आउटपुट 0 तब होगी, आउटपुट 0 तब होगी जब V1 जो है वो V2 के बराबर हो। ये जब V1 V2 के बराबर होगा, आउटपुट बराबर हो जाएगी RF ओवर R V2 माइनस V2, क्योंकि V1 भी V2 के बराबर हो गया, तो आउटपुट 0 हो जाएगी। RF इंटू R इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से है कि ये चीज जो है, जो वी आउट जो है वो V2 माइनस V1 है, ये जो वो ये आउटपुट 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है कि नहीं, इसको हम किस तरह से हम डिस्कस करेंगे वो हम देख लेते हैं। वो ये है कि आप ये नोट करें कि यहां से जब यहां से करंट यूं फ्लो करता है और यूं चला जाता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? इस पॉइंट का पोटेंशियल वो वोल्टेज है जो इस रेजिस्टेंस में ज़ाया हो रही है, जिसे मैंने रेड कलर किया। और अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाएं तो V2 बराबर है 100 ओम, यानी इसको ओवर 100 प्लस 125 इंटू प्लस 4.5 प्लस 4.5। ठीक है कि नहीं? ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 4.5 वोल्ट आगे प्लस 4.5 वोल्ट, यहाँ कुछ एनर्जी ज़ाया हुई और उसके बाद कुछ यहाँ ज़ाया हुई, और यहाँ जो ज़ाया हुई वो वन इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखें 1000 को, और इन दोनों के सम को नीचे रखें और उसको इस टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें 4.5 वोल्ट से, तो देखें क्या बनता है। तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 4 वोल्ट। ये आंसर क्या है आपके पास? 4 वोल्ट। तो इसका मतलब है ये 4 वोल्ट है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि V1 की क्या वैल्यू हो कि V आउट 0। अगर V आउट को अपने 0 रखना है, राइट पे देखें, ये राइट पे V आउट को अगर आपने 0 रखना है तो फिर V1 को भी 4 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो V1 शुड बी इक्वल टू 4 वोल्ट because V2 is equal to 4 volt and our objective was that V out is equal to 0। ये पेपर में यहाँ ये देखें क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, ये देखें वो कहता है द स्ट्रेन गेज हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 125 ohm when not under strain, calculate the magnitude of V1 such that when strain gauge S is not strained the output V out is 0। तो ये इस तरह से हो गया, तो ये आपको ये 4 वोल्ट बन गया। ठीक है, अब आगे बातें आ जाती हैं और अब आपसे आउटपुट वोल्टेज यहाँ मांगी गई है अगले पार्ट में, इस पार्ट में। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टेस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एस इंक्रीजेस टू 128 ओम, V1 इज अनचेंज्ड। ठीक है, अब क्या होगा जनाब ये देख लो, हम इसको जो अब हमारे लिए इररेलेवेंट चीजें हैं ना, हम उनको मिटा देते हैं। अब V1 जो है, V1 जो है जी, V1 जो है वो पक्का 4 वोल्ट पर ही खड़ी। उसने कहा V1 अब मैं चेंज नहीं कर रहा, वो 4 वोल्ट पर है। लेकिन V2 अब 4 वोल्ट पे नहीं, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई है स्ट्रेन गेज। ठीक है, अब नई वोल्टेज क्या होगी? इस पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। ये देखें, ये जो पॉइंट है जिसे मैं एक रेड ब्लॉब से शो कर रहा हूँ, इस पॉइंट की वो जो आपको होता है वो वोल्टेज V2 की होगी।
तो वो V2 बराबर है किसके, 1000 ओम ऊपर रखे, यानी ये वाली रेजिस्टेंस ओवर ये का। तो ये वोल्टेज किसके बराबर हो, 3.9894 वोल्ट है V2। ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब उससे क्या होगा, अच्छा उसने हमें कह दिया है कि जी ये RF/R की जो वैल्यू है ये 12 है। देखिए यहाँ दिया हुआ RF/R की वैल्यू उसने आपको 12 दे दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये फार्मूले में यहाँ पर आप लगाएं 12, V2 आपको पता चल गया है कि वो है 3.9894, V1 जो है वो स्ट्रिक्टली 4 पे खड़ी है शुरू में। उससे जो है आपकी आउटपुट, ये देखें राइट साइड पे, देखें मैं जहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, 3.9894 -4 इंटू 12, ये किसके बराबर बनती है, -0.1272। इसके साथ ये क्वेश्चन जो है कम्स टू एन एंड। अब देखा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ वर्किंग थी और कैलकुलेशन। अब ये क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। और ये देखें, मैं ये आप देखें तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज ग्राउंडेड है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि ये चीज़ देखें, ये कॉन्सेप्ट ज़रा अपने गौर से देखना है, बहुत गौर से सुनना है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट आपको जो लेक्चर्स दिए गए हैं, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल उसमें मैंने इसको शायद शामिल किया है या नहीं किया, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ। ये फर्ज करें RA है और ये फर्ज करें RF है, और यहाँ जो वोल्टेज लगी हुई है वो VA है, और यहाँ जो वोल्टेज है वो V आउट है। आपने पढ़ा हुआ है कि जी V आउट ओवर VA, यानी VA यहाँ इनपुट के मानों में आ रही है, वो -RF/RA के बराबर है, और V आउट जो है वो -RF/RA इंटू VA के बराबर है। ये चीज़ आप देख लें, ये वही चीज़ है जो आपने पहले पढ़ी है, ठीक है ना। RA और VA, यहाँ पर जो है ना, ये A जो है वो V से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो एज ए सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। इसमें भी A जो है RF और RA में, जो A और F है वो सब्सक्रिप्ट के तौर पे आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इनको मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये देखें, V आउट ओवर VA इज इक्वल टू -RF ओवर RA। तो V आउट किसके बराबर होगा, -RF ओवर RA इंटू VA, ये V आउट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि यहाँ पर RA ना लगा होता, ना यहाँ VA लगा होता, बल्कि यहाँ पर RB होता, और यहाँ वोल्टेज VB कहलाती है, तो क्या होना था, तो फिर आउटपुट जो है वो ये होनी थी, ये हो जानी थी। ये देखें राइट साइड पे, ये जिसको मैंने अभी ग्रीन कर दिया, ये चीज़ हो जानी थी।
ठीक है। और अगर फर्ज करें कि यहाँ इनपुट पे, दोबारा इसको देखें, इनपुट पे ये जो रेड में ऑप एम्प बनाया हुआ है इसी को, अगर आप देखें कि यहाँ आर सी लिखा हुआ होता और यहाँ आर वी सी लिखा हुआ होता, यानी इस रेड ऑप एम्प पे देखें आर, तो फिर आपकी वी आउट क्या होनी थी? फिर आपकी वी आउट होनी थी माइनस आर एफ ओवर आर सी इंटू वी सी। अच्छा, अब अगर ये तीनों वोल्टेजेस साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो, यानी आप देखें इनपुट पे वी ए भी मौजूद है, वी बी भी मौजूद है, वी सी भी मौजूद है, तो आप इन तीनों को ऐड करेंगे, आपका जो वी आउट बनेगा वो बनेगा माइनस आर एफ और आर ए इंटू वी ए माइनस आर एफ और आर बी इंटू वी बी माइनस आर एफ ओवर आर सी इंटू वी सी, ये चीज बनेगी। ये आपकी आउटपुट होगी, ठीक है कि नहीं? अब इस केस में इस सारे को हम मिटा देते हैं, ये देखो, और मैं आउटपुट को जरा साफ सुथरा करके आपके सामने लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो ये तीनों की को अलग-अलग अगर आप सोचें, तो तीनों के अलजेब्र, इन तीनों का वी आउट जो है वो इन तीनों की वजह से जो वी आउट होनी थी उसका अलजेब्रिक सम होगा। तो वी आउट बराबर है माइनस आर एफ ओवर आर ए इंटू वी ए माइनस आर एफ ओवर आर बी इंटू वी बी माइनस आर एफ ओवर आर सी इंटू वी सी। अब वी आउट बराबर है -8 किलो ओम। आर एफ को सब कुछ किलो ओम में, तो उसको नॉर्मल ओम में करने की जरूरत नहीं, और आर ए बराबर किसके? 2 किलो ओम के। ठीक, और आर एफ किसके बराबर है? 8 किलो ओम के। और आर बी किसके बराबर है? 4 किलो ओम के। ठीक है ना, ये चीज आपकी आर ए, ये चीज आपकी आर बी है, और ये चीज आपकी आर सी। आर एफ बटा 8/8 वी सी होगी। अब वी आउट बराबर किसके है? -4 VA -2 VB -VC। और वी आउट जो है वो बराबर है, आप नेगेटिव कॉमन ले लें, 4 VA +2 VB +VC। ये आपका आउट, वी आउट, ठीक है कि नहीं, इस पर्टिकुलर केस में, ये सर्किट में। अब मैं इस सर्किट के ऊपर दोबारा नहीं आऊंगा, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। हम इस सर्किट पे, ये आपको पता चल गया जी कि इसकी वी आउट जो है वो इसके बराबर। वी आउट को हम दोबारा यहाँ रीड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको, कि वी आउट जो है वो है -4 VA +2 VB +VC। अब हम हमारी वैल्यू को उसकी वैल्यू से अगर कंपेयर करें, उसने एक चीज अननोन छोड़ दी, और वो जी, और वो पूछेगा कि जी है क्या, जी की वैल्यू क्या है, तो वो हम उसको जवाब दे देंगे। अच्छा, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टेट 2 इफेक्ट्स ऑफ द नेगेटिव फीडबैक ऑन एम्पलीफायर। गेन इज रिड्यूस्ड, bandwidth increases, gain is locked, gain is stable, so there is, the output has less distortion, so there is no distortion in output, and it's distortion free। ये जनाब आपने एडवांटेजेस लिख देने हैं उसके, इफेक्ट्स ऑफ के। और नेगेटिव फीडबैक में आप ये भी कह सकते हैं, गेन इज इन आवर कंट्रोल वाया चॉइस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। तो अब ये चीज देखें कि उसके बाद ये जब आपका वी आउट आ गया, आप नोट करें तो आपके पास जी जो है वो 2 के बराबर, जी बराबर किसके? 2 के। ये आखिर में उसने पूछा भैया, वो कहता है शो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी इज 2। तो आपने किस तरह दिखाना है? आर एफ ओवर आर बी करके आपको लिखना है। आर एफ आपको पता है 8 किलो ओम था, और आर बी किसके ओम था? 4 किलो ओम था। बस ये लिख दिया, गेन जी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द जी इज 2। अब आ जाते हैं ये जनाब, वो कहता है वी ए और वी बी और वी सी जो है वो या तो 0 होते हैं या 1 होते हैं।
उसने कहा कि ये देखें, ये अगर आप नोट करें तो जो ये चीज़ है ये डिजिटल डिस्क्रीट वोल्टेजेस है। आपको पता है डिजिटल वोल्टेजेस क्या होती हैं? ये 0 होती है, ये 1 होती है। तो वी ए पर वी बी पर इस तरह से, और आपके पास ये वी आउट जो है वो माइनस क्या है जनाब? 4 टाइम्स दी वी ए, जी 4 टाइम्स द वी ए प्लस 2 जनाब, 4 टाइम्स वी ए प्लस 2 टाइम्स वी बी प्लस वी सी, ये है। ठीक है, अब आप ये चीज देखो कि आपसे उसने पूछा है कि जब इनपुट ये हो तो आउटपुट क्या होगी, देख लेते हैं। वी आउट इज इक्वल टू -4, वी वन की जगह हमने पुट कर दिया 0, बी की जगह यहां से वैल्यू पुट कर दी 1, और वी सी हमने यहां से पुट कर दिया 0। ठीक है कि नहीं? तो ये देखिए -4 इस तरह से, -4 इंटू 0, यानी ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर, इस लाइन की। तो ये -2 वोल्ट, तो -2 वोल्ट जो है, आप उसका नेगेटिव साइन, उसने कहा मैग्नीट्यूड आपको आप इग्नोर कर दें और सिर्फ मुझे डायरेक्ट वैल्यू आउटपुट की बताएं, तो वो 2 वोल्ट हो। ठीक है कि नहीं? और अगर जब ये हो, अगर, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? -6, जिसमें से आप माइनस को इग्नोर कर दें तो 6। और फिर अगर ये जब तीनों 1 1, तो फिर आउटपुट क्या होगी? 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -7। तो ये 7 होगी। आप देखें तो अगर आप नोट करें तो ये किया क्या आपने, आप देखें ये एक सिग्नल था 0 0 1 का, ये वाला, और आपने इसको 1 बना दिया। ये सिग्नल था 0 1 0, आपने 2 बना दी, कन्वर्ट कर दिया इसको। ये सिग्नल था 1 0 0, तो आपने उसको 4 बना दिया। 1 0 1 को 5 बना दिया। 1 1 0 को 6, और 1 1 को 7। अगर आप नोट करें तो ये आपने पूछा किया क्या? आपने डेसिमल टू सॉरी, आपने बाइनरी टू उसको वो किया है, डिजिटल में कन्वर्ट किया, डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन किया। आपको पता ना 1 2 3 4 5 6 आपकी डेसिमल काउंटिंग होती है, और ये वाली काउंटिंग आपकी क्या होती है? क्या कहते हैं, डिस्क्रीट होती है या डिजिटल होती है। तो आपने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन किया, अगर आपको अपने उसमें याद हो, आपने जब पढ़ा था डिजिटल सिस्टम्स पढ़े थे आपने टेलीकम्युनिकेशन में, तो सजेस्ट यूज फॉर दिस सर्किट, तो क्या होगा? ये डैक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो बेटा दिस ब्रिंग्स दिस टॉपिक टू एन एंड। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सेकंड वीडियो थी, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक की ये सेकंड वीडियो थी।